हेलो एवरीवन, मैं दिशांत रुड़कर स्वागत करता हूं आपका राउस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतर हो सके और आप एग्ज़ाम में और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। मैं और आप आज यूनिट 9 आईसीटी को कवर करेंगे और आज हम कंप्यूटर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का घटक नहीं है? और ऑप्शन है आप लोगों के सामने रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी। और इसका सही आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम कंप्यूटर को समझे, उसके एक यूनिट को समझे, तो हम देखते हैं कि एक आर्किटेक्चर दिया हुआ है। किसके द्वारा? वॉन न्यूमैन के द्वारा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर की 3 यूनिट होती है। एक होती है इनपुट यूनिट, एक होती है आपकी सीपीयू यूनिट और एक होती है आपकी आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब क्या? कीबोर्ड, जिसकी मदद से आप इनपुट देते हो, माउस एक्सेट्रा। अब इनपुट की मदद से मैंने कुछ इनपुट्स दिए, सीपीयू में सारे इनपुट्स का कुछ प्रोसेस होता है, देन फिर आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट यूनिट में आता है मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। चलिए मेन हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ था सीपीयू का कौन सा घटक नहीं है। हम देखते हैं कि सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये रहा हमारा सीपीयू और इसके अंदर होते हैं 3 यूनिट। कौन कौन से? एक है हमारा कंट्रोल यूनिट, एक है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है हमारा रजिस्टर। और ये है आपकी प्राइमरी मेमोरी। और इन सब को, इन तीनों को मिला के हमारा बनता है क्या? सीपीयू। तो यहां पे जो 3 यूनिट है, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, जिसको हम एएलयू बोलते हैं। अर्थमेटिक का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना। लॉजिक का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, नॉर गेट, एंड गेट, इन सब का ऑपरेशन को परफॉर्म करना। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर सीपीयू की वो मेमोरी है जो इंस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू इसका इस्तेमाल करता है। तो रजिस्टर क्या है? एक सबसे छोटी मेमोरी है, याद रखिएगा, और सबसे फास्ट मेमोरी है। एंड कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? जो भी इनपुट आ रहा है, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है और हमें जो आउटपुट भेजना है, इन सब का कंट्रोल कौन सी यूनिट कर रही होती है? आपका कंट्रोल यूनिट। ओके, तो सीपीयू के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स है। एक है हमारा कंट्रोल यूनिट, एक है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक है हमारा रजिस्टर। और ये है हमारी मेन मेमोरी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन वेयर कंप्यूटर्स बल्कि, वैक्यूम बेस्ड एंड कॉस्टली? ऐसी कौन सी पीढ़ी थी जहां पे कंप्यूटर भारी भरकम और वैक्यूम आधारित और महंगे थे? ऑप्शन है 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 1st जनरेशन एंड 5th जनरेशन। एंड इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1st जनरेशन। जैसे हमने इंसान की भी पीढ़ियां या फिर जनरेशन में हमने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा बेबी बूमर्स, एक्स वाई, जिसको हम मिलीनियल्स कहते हैं, देन जनरेशन जी, एंड अभी जो चल रहा है दैट इज अल्फा जनरेशन। वैसे ही कंप्यूटर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होते चले गए, कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ बदलाव आते गया, वैसे ही हमने कंप्यूटर की भी जनरेशन को हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। जो सबसे पहली जनरेशन थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल्कि कंपोनेंट्स को यूज़ किए गए थे। और सबसे पहली जनरेशन में जो यूज़ किया गया वो क्या है? हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। और फिर सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ किया गया है? ट्रांजिस्टर्स। एंड फिर हम 3rd जनरेशन की बात करें, 3rd में यूज किया गया है आपका आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड 4th जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर, 3rd में आपका आईसी एंड 4th में आपका माइक्रो प्रोसेसर। ये है कुछ वैक्यूम ट्यूब्स, काफी बल्कि है, काफी बड़े बड़े होते थे एंड यहाँ पे हमें हीट देना पड़ता था, इसलिए रूम भी काफी गर्म हो जाता था। तो 1st जनरेशन में हम क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ये एक टेबल है जहां पे हम 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन में हमने कंपेयर किया हुआ है। 1st जनरेशन देखिए वैक्यूम ट्यूब्स, 2nd में हमारा ट्रांजिस्टर्स, 3rd में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th में हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड 5th में हम एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, हम इस सब की बात करते हैं। लैंग्वेज की हम बात करें, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, देन फिर असेंबली, फिर हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारे जैसे जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे जनरेशन हमारी चेंज हुई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे चेंज होते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सी द्वितीयक स्मृति का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड यूएसबी पेन ड्राइव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी जनरली दो प्रकार की है। एक होती है हमारी प्राइमरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी हमने जो नाम रखा है वो इस आधारित पर रखा है, हमारा सीपीयू जिससे डायरेक्ट एक्सेस करता है जिस मेमोरी से, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। एंड हमारा सीपीयू जिससे डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। एंड अगर हम प्राइमरी मेमोरी की भी बात करें तो अगेन ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रैम और एक होता है आपका रोम। इसमें से एक परमानेंट है और एक टेम्पररी है। जो टेम्पररी है उसको हम टेक्निकल टर्म में वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब है लाइट गई बात गई, मतलब जैसे ही पावर कट हुआ इस मेमोरी के अंदर का जितना भी डेटा है वो सब इरेज हो जाएगा, और ऐसी मेमोरी को हम वोलेटाइल बोलते हैं। और यही क्या हमारी टेम्पररी मेमोरी। और बात करते हैं रोम की, तो रोम कैसी है हमारी नॉन वोलेटाइल, मतलब ये हमारी परमानेंट मेमोरी है। अगर पावर कट भी हो जाता है तो इसके अंदर रखन डेटा जो भी है वो जैसा का वैसा रहता है, वो इरेज नहीं होता है। ओके, आप ऐसे भी आ सकते हो, अगर ए है, ए को अगर आप उल्टा करो दैट इज वी, तो रैम कैसी है आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। ओके, तो हमारा विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो हमारा कौन सा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये कैसी मेमोरी है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, सेकेंडरी स्टेट की बात करें तो सेकेंडरी में आपकी अलग अलग बहुत सारी मेमोरीज आती हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, ऑप्टिकल डिस्क की, फ्लैश मेमोरी की। मैग्नेटिक डिस्क में आपका फ्लॉपी डिस्क और आपका हार्ड डिस्क आता है। ऑप्टिकल डिस्क में आपका सीडीडी, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क आता है। एंड फ्लैश मेमोरी की हम बात करें तो यहाँ पे आपका पेन ड्राइव्स, एसएसडी, मेमोरी कार्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन में अगर देखें तो आपका जो एसएसडी है, हार्ड डिस्क है और आपका जो पेन ड्राइव है, ये सब कैसे है, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी है। तो सही आंसर क्या है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई चार्ट है जिसको अभी अभी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who developed the integrated circuit chip? एंड ऑप्शन है आपके पास एस.वी. रमन, रॉबर्ट नायक, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज। और इसका सही आंसर है हमारा जे.एस. किल्बी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे पहले कौन सी जनरेशन में यूज हो रही थी? थर्ड में। ओके, अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? देखिए, अगर हम पहले की बात करें, हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम डायोड बोलते हैं या फिर हम बात करें रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब पहले अलग अलग लगे होते थे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इन सब को कंपोनेंट्स को इंटीग्रेटेड करके एक स्मॉल जो ब्लैक टाइप का आप देख पा रहे होगे अपने इसके अंदर इंटीग्रेट करके इसके अंदर कंपोनेंट्स को हमने रख दिया है। ये प्रकार का है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले आप देखोगे दैट इज डिस्क्रीट सर्किट, जहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टर्स एंड ऑल वगैरह। एंड इस इंटीग्रेटेड सर्किट के जो डेवलपर है, जिन्होंने बनाया है, वो कौन है? हमारे जे.एस. किल्बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया? जे.एस. किल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज मेनली यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? तो दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा यूज कर रहे थे हम? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा असेंबली लैंग्वेज। देखिए, अगर हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। इसका मतलब होता है 0 और 1। ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। 0 और 1, 0 मतलब मीन्स ऑन एंड ऑफ, हमारे ट्रांजिस्टर ऑन एंड ऑफ होते हैं, उसको हम 0 एंड 1 बोल रहे हैं। तो सबसे बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी? हमारी मशीन लैंग्वेज, दैट इज 0 एंड 1। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी यूज हो रही होगी? मशीन लैंग्वेज। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर जहां पे वो 01 01 01 करते रहे। तो हमने क्या किया, हमने मशीन लैंग्वेज से हम शिफ्ट हुए हमारे दूसरी लैंग्वेज की तरफ, जिसको हमने बोला असेंबली लैंग्वेज। और ये यूज हुई है आपकी सेकेंडरी जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज में हमने निमोनिक्स यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या? शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए ADD,
डिवीजन के लिए DIV। तो अब ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया यूज़ करना, बट कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझती है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। वो क्या है? 0 और 1। तो जब भी हम मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज यूज़ करें, वी नीड अ ट्रांसलेटर जो हमारे एक लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दे। अगर मैं असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दे। इससे कहा जाता है इस ट्रांसलेटर को असेंबलर। ओके, तो सेकेंड जनरेशन में मैं क्या किया? असेंबली। और थर्ड जनरेशन से हम हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, C++ एंड ऑल वगैरह, वो भी अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एक ट्रांसलेटर लगेगा जो कि मुझे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे। और यहाँ पे जो ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं वो होता है आपका इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। ओके, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ है आपका, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन में, हाई लेवल लैंग्वेज आपका थर्ड जनरेशन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा फोर्थ, दैट इज फोर्थ जनरेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आपका GUI और CUI। देखिए, यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? यूजर मतलब हम अपने हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे कहा जाता है यूजर इंटरफेस। इट इज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है GUI और एक होता है हमारा CUI। GUI में क्या है? G से यहाँ पे ग्राफिक्स है, सब कुछ ग्राफिक्स के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में कैमरे का एक आइकन है, आप उस कैमरे को दबाओगे तो आप आराम से उस हार्डवेयर कैमरे को आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब सब कुछ आपका ग्राफिक्स के फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसे यूजर इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? GUI। इससे पहले क्या होते थे? CUI। C से यहाँ पे क्या है आपका? कमांड। अब यहाँ पे कोई ग्राफिक्स के फॉर्म में अवेलेबल चीजें नहीं है, यहाँ पे सब कुछ कैसा करना पड़ेगा? आपको कमांड देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के यूजर इंटरफेस को हम बोलते थे CUI, और जहाँ पे ग्राफिक्स के फॉर्म में अवेलेबल होता था उसको बोला जाता है GUI। ओके, तो ये कौन सी जनरेशन में हुआ है हमारा? दैट इज फोर्थ जनरेशन में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज केप्ट बिटवीन द CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी विच इज नोन एज। एक बहुत उच्च गति की स्मृति CPU और प्राथमिक स्मृति के बीच रखी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? और ऑप्शन है कैश मेमोरी, रैम, रोम, मेमोरी कार्ड। एंड इसका जो सही आंसर है दैट इज कैश मेमोरी, दैट इज कैश मेमोरी। देखिए क्या है, अगर हम इसको समझे तो ये हमारा एक CPU है जो भी हमने थोड़ी पहले देखा था। यहां पे होती है प्राइमरी मेमोरी, और समझ लेते हैं ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी जहां पे सब कुछ हम स्टोर करके रखते हैं। हमारी PDF, हमारी मूवीज, हमारी इमेजेस, सब कुछ सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। अब जब भी हम इस फाइल को खोलते हैं ये कहाँ पे आता है? हमारा प्राइमरी मेमोरी में। एंड देन फिर यहाँ से हमारा आना जाना चल रहा होता है CPU में, और CPU के अंदर एक मेमोरी कौन सी? रजिस्टर। ओके, अब CPU को जो भी डेटा चाहिए है वो किससे लेगा? प्राइमरी मेमोरी से। अब होता यह है कि हमने बोला कि यार बार बार जो फ्रिक्वेंटली डेटा मुझे लग रहा है, जो डेटा मुझे बार बार लग रहा है, क्यों ना मैं CPU के और पास रख दूं। तो हमने क्या किया? ये रहा हमारा CPU, ये रहा हमारे प्राइमरी मेमोरी, और जो डेटा मुझे बार बार लग रहा था CPU को प्राइमरी के पास भी ना जाना पड़े, इन दोनों के बीच में हमने एक मेमोरी रख दी। उस मेमोरी का नाम रखा कैश मेमोरी। यहां पे हम कौन सा डेटा रखते हैं? ऐसा डेटा जो हमें बहुत बार बार जरूरत पड़ता है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा जो CPU को लगेगा वो हम कहां में रखेंगे? कैश मेमोरी में। और ये किसके बीच में है? आपका CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है। ओके, रैम तो आपकी ये हो गई, रोम आपकी सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी है जहाँ पे परमानेंट मेमोरी है, और मेमोरी कार्ड तो आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो सही आंसर आपका कौन सा है? आपका कैश मेमोरी। याद रखना है कैश मेमोरी में हम कौन सा डेटा फिट कर रहे हैं? जो कि हमें डेटा बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत बार बार लगता है, वो हम कैश मेमोरी में रखते हैं। और किन दो के बीच में है? CPU और हमारा प्राइमरी मेमोरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशन and government agencies like banks, railway, etc. to handle very large amount of data. Option है workstation, mainframe, mini computer and microcomputer.
एंड इसका जो सही आंसर है दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, अगर हम कंप्यूटर को साइज के आकार में अगर डिवाइड करते हैं तो कंप्यूटर अलग अलग कैटेगरीज में देखते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड सबसे हाईएस्ट जो है हमारा सबसे बड़ा जो कंप्यूटर दैट इज कौन सा, हमारा सुपर कंप्यूटर। एंड जैसे जैसे हम माइक्रो से सुपर कंप्यूटर की तरफ जाएंगे इनका साइज बढ़ते चले आएगा, इनकी मेमोरी बढ़ती चली आएगी, इनकी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी वो बढ़ती चली आएगी। सो जहाँ पे हमें बहुत कम डेटा के साथ डील करना है वहाँ पे हम अपने माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डेटा के साथ हमें डील करना है, फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल वगैरह, बिलिंग करना है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना है, वहाँ पे हम मिनी कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे डेटा हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, रेलवेज, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। एंड जहाँ पे हमें रिसर्च करनी है वहाँ पे हम कौन सा करेंगे, सुपर कंप्यूटर्स। ओके, तो सबसे तेज कंप्यूटर अगर यहाँ पे है तो कौन सा है, हमारा सुपर कंप्यूटर। ओके, और एक और चीज़ याद रखनी है, इन सब की स्पीड हम हर्ट्स में नाप लेते हैं, मेगा हर्ट्स या फिर गीगा हर्ट्स में, बट अगर हम सुपर कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो यहाँ पे हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके, सुपर कंप्यूटर की आप स्पीड देखोगे तो आपको फ्लॉप्स में देखने को मिलेगी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि बैंक्स एंड रेलवे का जो डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो वहाँ पे कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, मेन फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is known as the father of supercomputing? निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है, किसे जनक कहा जाता है? एंड ऑप्शन है केन थॉमसन, सीमोर क्रे, एलन पर्लिस, विंट सर्फ। एंड जो इसका सही आंसर है वो है हमारा सेमोर क्रे। देखिए, ये दो नाम तो शायद आप नहीं सुनेंगे, बट ये नाम याद रखना है आपको, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बिकॉज ये जो है आपके फादर ऑफ इंटरनेट है, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जनक है विंटन सर्फ। ओके, तो जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया है, या हम बोल सकते हैं वो है आपका CDC, और इसकी हम अगर चर्चा करें तो देखिए, सैमुअल क्रे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया है, CDC 6600 एंड क्रे 1। ठीक, पहले ये आया है फिर ये आया है। एंड अगर याद रखना है आपको एग्जाम्स में इन दोनों ऑप्शन पे ध्यान देखना है, या तो आपको CDC दिखेगा या तो आपको क्रे दिखेगा, क्योंकि दोनों इन्होंने बनाया है। डिज़ाइन पहले इन्होंने बना चुके थे, बट पहला जो कमर्शियलाइज किया गया है सक्सेसफुली वो कौन सा है, आपका क्रे 1 है। बट ये नाम याद रखिएगा, सेमो क्रे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर की बात की है, हम देखते हैं हमारे भारत में किसे फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर? भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है? आर्य माशलकर, विजय भटकर, जयंत नार्लिकर, नंदन नीलकेनी। एंड जो इसका सही आंसर है दैट इज विजय भटकर जी। विजय भटकर जी ही है जिनकी वजह से आज सुपर कंप्यूटर्स वगैरह हम बना पा रहे हैं, एंड इन्हीं की मदद से हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना होती है 1988 में। इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा पुणे में है। एंड सीडेक जो भी सुपर कंप्यूटर बनाता है वो निकलता है हमारा परम नाम से, परम सीरीज नाम से, परम याद रखिएगा। ठीक, और पहला जो बना है 1991 में सुपर कंप्यूटर बनाया है, उसका नाम है हमारा परम 8000। ठीक, तो विजय पांडुरंग भटकर जी की मदद से ये सीडेक बन पाया है, जो कि 1988 में बना है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पुणे में है। और सीडेक जो भी सुपर कंप्यूटर बनाता है वो क्या नाम है हमारा? परम सीरीज के नाम से है। पहला जो आया था परम 8000। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? विजय पांडुरंग भटकर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, शायद अधिकतर लोग को पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? 8 बिट्स। ओके, तो 1 बाइट में कितना है हमारा? 8 बिट्स होता है। ये एक चार्ट है आपके सामने। जैसे अगर हम 1 बिट की बात करें तो कितना होता है? 1 बिट, मतलब 0 या फिर 1। एक निबल की बात करें तो 4 बिट्स होते हैं। 1 बाइट की बात करें तो कितना हमारा? 8 बिट्स होता है। फिर आपने देखा होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना? ये सब हमारी मेमोरी बढ़ती चली आती है। ओके, तो याद रखना है ये 2 to the power 10 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 2 to the power 20, 30,
40, 50 एंड 60। ठीक, ये भी याद रखना है। तो सबसे छोटी कौन सी है हमारे बिट, फिर उसके बाद निबल, उसके बाद बाइट, है ना। कभी कभी ये भी याद रखना है, निबल का अगर पूछे कितने बाइट तो ये होता है इक्वल्स टू हाफ बाइट, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट, तो एक निबल में कितने बाइट, तो याद रखना है हाफ बाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Indian supercomputer is mainly dedicated to climate and weather forecasting? जलवायु और मौसम पूर्व अनुमान के लिए कौन सा सुपर कंप्यूटर समर्पित है? इन ऑप्शन है परम युवा, प्रत्युष, एका, शक्ति। दैट इज एक, और इसका जो सही आंसर दैट इज प्रत्युष। देखिए याद रखिएगा, जहां भी वेदर फोरकास्टिंग की बात आती है, दो सुपर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा प्रत्युष और एक है हमारा मिहिर। ये दोनों आपको बहुत याद रखना है सुपर कंप्यूटर के, जहां भी वेदर फोरकास्टिंग की बात आएगी ये दोनों सुपर कंप्यूटर साथ में काम कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम प्रत्युष की बात करते हैं तो ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, पुणे में। पी से पुणे, पी से आपका प्रत्युष याद रखना है। और एक और सुपर कंप्यूटर जो हमारा मिहिर है, ये भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए कहाँ पे हमारा नोएडा में है। तो इसको याद रखना है आपको, दो सुपर कंप्यूटर कौन से, प्रत्युष और मिहिर, ये दोनों काय के लिए, हमारे वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ओके ठीक, आज हमारा क्वेश्चंस यहीं पे इतने ही खत्म होते हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, धीरे धीरे करके हम सिलेबस को और कंप्लीट करते चलेंगे और अपने लेवल को बढ़ाते चले आएंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।